Hello students, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, I hope you all are doing fine. तो आज विमान स्थान का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो विमान स्थान है उसमें 8 चैप्टर है, ये आप सबको पता ही होगा, इट्स अ वेरी बेसिक नॉलेज, ठीक। जो फर्स्ट चैप्टर है विमान स्थान का उसका नाम है रस विमानम। मैं बुक से ही पढ़ाऊंगी, बुक में श्लोक नंबर बताऊंगी, आप साथ के साथ श्लोक में जो भी वर्ड, जो भी फ्रेज, जो भी पार्ट इंपॉर्टेंट है वो आप मार्क करते जाइए। साथ में मैं समझाती भी जाऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है, साथ के साथ जिसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस है, जो पॉइंट्स आपको याद रखना है। और आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगी उसमें से कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। जितना पार्ट मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आप बार बार रीड करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको अपने आप ही चीजें माइंड में सेव हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विमान स्थान का फर्स्ट चैप्टर रस विमानम अध्याय। जो विमान स्थान है, तो विमान स्थान का जो उद्देश्य है, यानी जिस ऑब्जेक्टिव से विमान स्थान को पूरे सारे चैप्टर्स को लिखा गया है, सारे चैप्टर्स को बनाया गया है, तो वो जो है श्लोक नंबर 3 यानी जो पैरा नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ है। पैरा नंबर 3 का लास्ट लाइन देखो, तस्माद दोष आदि विमान ज्ञानार्थम, यानी दोष आदि के मान को, दोष आदि का विमान, दोष आदि का जो भी प्रमाण है, जितना उसका मान है, उसके ज्ञान को उस बताने के लिए विमान स्थान को विमान स्थान का उद्देश्य है, यानी विमान स्थान को बताया गया है, ठीक। तो जो पैरा नंबर 3 है उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट है, तस्मात दोष आदि मान ज्ञानार्थम, ठीक है। दोष आदि मान ज्ञानार्थम, इस वर्ड का मतलब समझना है, सिर्फ इसको रट्टा कुछ नहीं मारना है। वर्ड का मतलब मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि दोष आदि का मान को जानने के लिए विमान स्थान को के उद्देश्य से विमान स्थान को लिखा गया है। इसके अलावा जो इसी पैराग्राफ में ऊपर बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे निमित्त, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, तो ये सब बता रखा है कि ये सारी चीजें देश, भेषज, काल, बल, शरीर, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति, तो इन सब का मान को जानना जरूरी है। इसी वजह से दोष आदि के मान को बताते हुए विमान स्थान को बताया जा रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ और सिर्फ लास्ट लाइन है कि विमान स्थान में क्या है, दोष आदि विमानार्थम। इसके बाद आते हैं श्लोक नंबर 4 में, जो पैरा नंबर 4 है, पैरा नंबर 4 में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि रस बताए हैं, रस कितने हैं, 6 रस है, ठीक। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है, वो वात, पित्त, कफ को शमन करने वाले रस बता रखे हैं, ठीक है। तो अब आप अपने ही बुक में ऊपर नोट कर लेंगे, अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट रस है जो शमन कर रहे हैं उसका सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। चरक में जो श्लोक नंबर 6 में बताया हुआ है, वात को कौन सा रस हरता है, पित्त को कौन सा रस हरता है, कफ को कौन सा रस हरता है, उसका सीक्वेंस पहले लिखेंगे। तो वात के लिए लिखेंगे मधुर, अम्ल, लवण, ठीक है। चरक ने बताया है वात को शमन करने वाले जो रस है वो है मधुर, अम्ल, लवण। पित्त को हरने वाला या पित्त को शमन करने वाला जो रस बताया है चरक ने वो है मधुर, तिक्त, कषाय। और कफ को बताया है कटु, तिक्त, कषाय। कफ का शमन करने वाले जो रस है वो है कटु, तिक्त, कषाय। अब यही पे आप साइड में कॉपी में या चाहे इसी यही पे जहां पे ऊपर आपको बुक में थोड़ी सी स्पेस रहता है नीचे, वहां आप लिख ले काश्यप और अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग। काश्यप और अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग दोनों ने ही सेम बताया है, लेकिन चरक से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने वात, पित्त, कफ का बताया, वात का क्या बताया चरक के अकॉर्डिंग, मधुर, अम्ल, लवण, ठीक। पित्त का बताया मधुर, तिक्त, कषाय। कफ का बताया कटु, तिक्त, कषाय। तो ऐसे ही वात, पित्त, कफ लिख लीजिए काश्यप और अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग। वात को शमन करने वाला जो रस की सीक्वेंस बताई है काश्यप और अष्टांग संग्रह में वो है लवण, अम्ल, मधुर। अम्ल दोनों में ही बीच में है, सिर्फ मधुर और लवण को इधर से उधर कर दिया है, ठीक। तो लवण, अम्ल, मधुर जो सीक्वेंस है वो बताया है काश्यप और अष्टांग संग्रह में। देन जो पित्त को शमन करने वाले रस जो बताए हैं वो तिक्त, मधुर, कषाय है, ठीक है। चरक में बताया है मधुर, तिक्त, कषाय,
लेकिन काश्यप और अष्टांग संग्रह में तिक्त मधुर कषाय बताया है। ऐसे ही जो कफ का है, तो कफ का कटु तिक्त कषाय दोनों ने ही, चरक ने भी, अष्टांग संग्रह में भी और काश्यप में, तीनों में ही कटु तिक्त कषाय ही सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस क्यों जरूरी है? सीक्वेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे इसकी स्ट्रेंथ पता चलती है। यानी जो वात को शमन करने वाला जो सबसे ऊपर सर्वत्र मतलब सर्वप्रथम या प्रवर जो रस माना जाता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला जो रस माना जाता है, अकॉर्डिंग टू चरक वो मधुर होगा, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू काश्यप या अष्टांग संग्रह पूछा जाता है तो लवण होगा। ठीक, तो इसलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ यहीं पे साइमल्टेनियसली चरक का भी लिखेंगे, वात पित्त कफ का, मैं बार बार 2 बार रिपीट करके बता चुकी हूँ, आप सिर्फ वहां पे नोट करिए। ठीक, और साथ में काश्यप और अष्टांग संग्रह का जो मैंने सीक्वेंस बताया वो आप यहीं पे लिख लेंगे। ठीक, इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? कोई भी अपना अनम्यूट करके अगर किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। नो मैम। ओके, देन आगे आते हैं श्लोक नंबर 8 में। ठीक, तो श्लोक नंबर 8 में सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है लास्ट में, विकल्प भेद भेद विकल्प भेद अपरिसंख्येतवाद। ठीक है, विकल्प भेद अपरिसंख्येतवाद, ये इसका मतलब सिर्फ समझना है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन इसका मतलब सिर्फ समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि दोष और रस के जो विकल्प होते हैं, यानी आप दोषों को और जो 6 रस है इनका जब आप विकल्प बनाओगे, ठीक है, तो ये जो विकल्प होंगे ये अपरिसंख्य बताए हैं। सिर्फ इतना ही ये वर्ड जानना यहाँ पे आपको जरूरी है। आगे बात करते हैं श्लोक नंबर 9 और श्लोक नंबर 10 में। तो श्लोक नंबर 9 और 10 आपको सिर्फ रीड करना है। ठीक, श्लोक नंबर 9 और 10 कहता क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। श्लोक नंबर 9 जो है और 10 जो है ये दोनों ही एक कॉन्सेप्ट को बताता है। श्लोक नंबर 9 में प्रकृति सम संवेद सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट है, प्रकृति सम संवेद सिद्धांत को मेंशन करता है। ठीक, और श्लोक नंबर 10 में विकृति विषम समवाय सिद्धांत को मेंशन करता है। ठीक, तो इसमें आपको जो याद रखना है वो ये है कि प्रकृति सम संवेद सिद्धांत और विकृति सम समवाय सिद्धांत, ये जो दोनों सिद्धांत है ये चरक ने दिया है और चरक ने अपने विमान स्थान में मेंशन किया है। ऐसे ही इसी तरह के ही सिद्धांत, ऑलमोस्ट सिमिलर सिद्धांत है, वाग्भट में भी बताया गया है, लेकिन उसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। तो आप ऊपर लिख लीजिए, ऊपर मेंशन करके लिख लीजिए कि वाग्भट ने जो सिद्धांत बताए हैं वो है समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध। ठीक है, वाग्भट में अष्टांग हृदय, ठीक है, अष्टांग हृदय में ऐसे ही रसों के विकल्प के अकॉर्डिंग 2 सिद्धांत बताए हैं, वो है समान प्रत्यारब्ध, विचित्र प्रत्यारब्ध। तो समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध किसका कॉन्सेप्ट है? अष्टांग हृदय का कॉन्सेप्ट है। और प्रकृति सम संवेद सिद्धांत, विकृति सम समवाय सिद्धांत, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये चरक का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यही आ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो इसका मतलब है वो मैं आपको एक जनरलाइज्ड में एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ। प्रकृति सम संवेद का मतलब ये है कि अगर जैसे हम 3 मधुर चीज ले लेते हैं, जैसे दूध, चीनी और जल। ठीक, तो दूध, चीनी और जल, इन तीनों के रस में मधुर रस आता है। तो जब हम इन तीनों को संयोग में लेते हैं, दूध, चीनी और जल, अगर इन तीनों को अगर संयोग में लेते हैं तो इन तीनों का जो मधुर रस होगा वो इन तीनों का जो मधुर रस होगा वो प्रकृति समसंवेद, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी के रूप में बॉडी को बेनिफिट ही पहुंचाएगा, यानी अपोज नहीं करेगा, अपने रस को एक दूसरे से काट के कोई नया रस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो प्रकृति समसंवेद यानी कि तीनों चीजों की प्रकृति सेम होने की वजह से जो जो प्रकृति या जो गुण तीनों चीजों में सिमिलर है तो बेनिफिट भी वही सेम वाला बेनिफिट देगा। जबकि विकृति सम समवाय सिद्धांत क्या कहता है? विकृति सम समवाय सिद्धांत कहता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल देते हैं हम मछली और दूध का, यानी जब हम मछली अलग से लेते हैं तो उसके रस का बेनिफिट बॉडी में होगा, हम दूध अलग से लेंगे तो उसके रस का बेनिफिट बॉडी में अलग से होगा। लेकिन अगर हम मछली और दूध साथ में लेते हैं तो इन दोनों के जो गुण होंगे, इन दोनों के जो संयोग होकर जो रस बनेगा, तो वो हमारी बॉडी को विकृत रूप से प्रभाव डालेगा। तो इस सिद्धांत को, इस कॉन्सेप्ट को विकृति समवाय सिद्धांत बोलते हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ पे समझने के लिए मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन किया है। आपको मेन जो याद रखना है वो यही है
कि चरक ने ये दो कॉन्सेप्ट बताए हैं और वाग्भट ने इसी तरह से सिमिलर कॉन्सेप्ट बताए हैं, लेकिन उसका जो नाम है, जो नोमेनक्लेचर है, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। वो है समान प्रत्यारोप और विचित्र प्रत्यारोप। सिर्फ आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है। इसके बाद आप आ जाइए श्लोक नंबर 13 पे। ठीक, श्लोक नंबर 13 पे जो 3 द्रव्य है, तेल, सर्पी और मधु, तो 13 से आगे जो सब्सिक्वेंट श्लोक है 13, 14, 15, 16, तो इनो तीनों में ही इन तीनों द्रव्य के गुण बताए गए हैं। ठीक है, इन तीनों द्रव्य का जो दोष पे प्रभाव है वो बताया गया है। श्लोक नंबर 13 से पहले जो एक और श्लोक है, श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12 का सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर मार्क कर लीजिए। सेकेंड लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस चैप्टर में या विमान स्थान में जो प्रभाव बताया गया है, ठीक है, तो वो प्रभाव किस किस टाइप के प्रभाव बताए गए हैं, वो यहाँ पे 4 टाइप के बताए गए हैं। तो जब आप ये श्लोक देखेंगे तो श्लोक का जो सेकेंड लाइन है वो है तस्माद रस प्रभावात, द्रव्य प्रभावात च, दोष प्रभावात च, विकार प्रभावात च। ठीक है, तो यानी कि 4 टाइप के प्रभाव बताए गए हैं। रस प्रभाव आप चाहे तो अगर श्लोक में नहीं लर्न करना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट वहां 4 लिख लीजिए। रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव और विकार प्रभाव, यानी जो भी द्रव्य या जो भी चीज अपने प्रभाव से काम करती है, तो या तो वो रस का प्रभाव होता है उसका, या उस द्रव्य का प्रभाव होता है, या वो दोष पे प्रभाव डालता है, या वो विकार प्रभाव होता है। तो इस तरह से प्रभाव 4 टाइप्स के बताए हैं विमान स्थान में। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या नॉर्मली भी क्वेश्चन में आ सकता है। एक बीएचयू के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रभाव के टाइप्स। प्रभाव के टाइप्स 4 हैं और वो यही 4 है अगर चरक का रेफरेंस पूछा जाता है तो। ठीक, तो अब आते हैं आगे जो मैं श्लोक बता रही थी, श्लोक नंबर 13, 14, 15। तो इसमें तेल, सर्पे और मधु, इसका दोषों के ऊपर क्या प्रभाव है और कैसे प्रभाव करता है वो बता रखा है। ठीक, तो तेल है, तेल को बताया है वात शामक, सर्पी को पित्त शामक और मधु को कफ शामक। ठीक, तो कुछ नहीं है इसमें, कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है। तेल को वात शामक क्यों बताया है, तो या तो आप तेल के गुण 3 गुण याद करिए, ठीक है, इसमें जो गुण मेंशन कर रखे हैं, और उसी का, क्योंकि उसका ऑपोजिट वात का गुण होता है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वात में जैसे कि रुक्ष गुण होता है, शीत गुण होता है, लघु गुण होता है। ठीक, क्योंकि तेल में इसी तीनों के ऑपोजिट गुण होते हैं, इसीलिए तेल जो है वो वात शामक कहलाता है। ठीक है, या वाइस वर्सा, अगर आपको इजी लगता है तेल के तीनों गुण याद करिए, क्योंकि वो वात के इन्हीं तीनों गुण से जस्ट अपोजिट है, इसीलिए वो वात का शमन करता है। तो इन तीनों श्लोक में, सब्सिक्वेंट जो श्लोक है तीनों श्लोक में यही बता रखा है, कुछ कंफ्यूज होने वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज बता रखी है। बस आपको यहाँ पे इसी श्लोक पूरा फ्रेज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे 3 वर्ड याद करिए कि तेल जो है वात शामक है। क्यों वात शामक है, क्योंकि वात के जो गुण होते हैं वो 3 गुण यहाँ मेंशन किए हुए हैं, वो है रुक्ष, शीत और लघु। तो रुक्ष, शीत और लघु का ऑपोजिट क्या है, वो है स्नेह, औष्ण्य और गुरु। ठीक है, तो इसीलिए वो वर्ड अगर आप विच्छेद करेंगे तो वर्ड वही बनते हैं, स्नेह, औष्ण्य, गौरवम, उपपन्नत्वाद, वातम, जयति। ऐसे ही सर्पी के बारे में बता रखा है कि सर्पी जो है पित्त का शमन करता है। ठीक है, सर्पी पित्त का शमन क्यों करता है, क्योंकि सर्पी जो होता है वो मधुर, शीत और मंद होता है। ठीक, और इन द कॉन्ट्ररी जो पित्त है वो कटु होता है, यानी कि यहाँ पे अमधुर वर्ड यूज किया है कटु के लिए, अमधुर होता है, उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है। तो सिर्फ ऑपोजिट गुण यूज किया है। अगर आप दोनों ही गुण को याद करने बैठेंगे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए बेटर है आप किसी एक चीज पे फोकस करिए। या तो आप तेल, सर्पी और मधु, इनके जो 3 गुण बताए सिर्फ उसको याद रखिए। क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि अगर तेल जो है वात का शमन कर रहा है तो वो किस गुण की वजह से कर रहा है। तो अगर आपको सिर्फ वात के 3 गुण याद है तो आप उसके ऑपोजिट गुण को टिक कर देंगे, या अगर आपने अगर तेल के 3 गुण याद किए हैं तो वो गुण आप टिक कर देंगे। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि किस गुण की वजह से वो शमन कर रहा है, इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वात के ऐसे कौन से गुण हैं जिसका शमन तेल करता है। ठीक है, क्योंकि तेल में ये 3 गुण पाए जाते हैं, स्नेह, उष्ण और गुरु, तो इसी वजह से वो वात का रोक्ष मतलब रुक्ष, शीत और लघु, इन 3 गुण का शमन करता है। तो इस तरह से आप वाइस वर्सा दोनों ही तरीके से आप याद कर सकते हैं।
इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट वाइज वहां पे 3 जो गुण है इसके वो लिखने हैं। ऐसी सर्पी का मैंने बता दिया, मधुर, शीत और मंद। सर्पी क्योंकि मधुर, शीत और मंद होता है, तो आपको दोबारा बुक में देखने की जरूरत भी नहीं है कि क्यों वो मधुर, शीत और मंद गुण की वजह से पित्त को शमन कर रहा है, क्योंकि मधुर का ऑपोजिट क्या लेंगे, कटु, यानी अमधुर वर्ड यूज किया है। शीत, शीत का ऑपोजिट क्या है, उष्ण, ठीक। और मंद का ऑपोजिट क्या है, तीक्ष्ण, यानी कि पित्त के वो इन तीनों, क्योंकि पित्त में ये तीनों गुण होते हैं, इसीलिए सर्पी में मधुर, शीत और मंद गुण होने की वजह से पित्त को शमन करता है। ऐसे ही हम आते हैं मधु, यानी कि गुड़, ठीक। तो जो मधु होता है, गुड़ नहीं सॉरी, हनी। तो मधु जो होता है वो कफ का शमन करता है, ठीक। वो कफ का शमन कैसे करता है, क्योंकि मधु में रुक्ष, तीक्ष्ण और कषाय, ये 3 गुण होते हैं, रुक्ष, तीक्ष्ण, कषाय। तो आपको सिर्फ इसी श्लोक के सामने सिर्फ ये 3 गुण लिखने हैं कि मधु के जो गुण है वो रुक्ष, तीक्ष्ण और कषाय गुण होते हैं। क्यों वो अपने इस गुण की वजह से कफ का शमन करता है, क्योंकि जो कफ के गुण है वो इसके जस्ट ऑपोजिट है। ये जो 3 गुण बताए हैं मधु के, तो इसके जस्ट ऑपोजिट जो है वो हमारा कफ का गुण है। यानी 3 गुण क्या बताए हैं मधु के, रुक्ष, तीक्ष्ण, कषाय। तो रुक्ष का ऑपोजिट क्या हो गया, स्निग्ध। तीक्ष्ण का ऑपोजिट क्या हो गया, मंद। और कषाय का ऑपोजिट क्या हो गया, मधुर, ठीक। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है, जस्ट ऑपोजिट गुण उस दोष में होने की वजह से ये तीनों द्रव्य जो है उस दोष का शमन करते हैं। तो सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये तीनों गुण याद रखने हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, क्योंकि वात, पित्त, कफ के गुण आप फर्स्ट ईयर से ही वाग्भट से आप पढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक। तो सिर्फ यही 3 चीज इसमें यहाँ पे याद रखना है। फिर आगे श्लोक नंबर 15 में आते हैं। श्लोक नंबर 15 में 3 ऐसे द्रव्य बता रखे हैं इस चैप्टर में कि जिनका अति सेवन नहीं करना चाहिए, ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। वो है पिपली, क्षार और लवण, ठीक। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 16, तो 16 पैरा में पिपली का बता रखा है, ठीक। तो शुरुआत में पिपली के गुण बता रखे हैं कि पिपली कटु होता है, मधुर विपाक होता है, ठीक। तो ये याद रखना है आपको, फर्स्ट लाइन में लिखा है पिपलियो ही कटु का सत्य मधुर विपाका, तो आपको सिर्फ अंडरलाइन करिए कि पिपली कटु, कटु का है यानी कटु है और मधुर विपाक है, ठीक। उसके आगे उसके गुण लिखे हुए कि गुरु होता है न अति तो स्निग्ध उष्णा, यानी ज्यादा स्निग्ध उष्ण भी नहीं होता और प्रक्लेदिनी होता है। तो ये इसके गुण हो गए, रस हो गया, विपाक हो गया, इसका गुण हो गया, ठीक। और फिर लिखा है भेषज अभिमताश्चर्य, यानी कि इसको चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। और शुभ अशुभ कारिण्य भवंती, और इसको जिस तरीके से आप यूज करोगे वो या तो शुभ कार्य करेगा अगर आपको सही प्रमाण में यूज करोगे, और अगर आप उसका अति सेवन करोगे तो वो अशुभ कार्य करेगा, ठीक है। आगे इस यही पे सेकेंड लाइन जो है इस पैरा का, यहाँ पे एक वर्ड है आपात भद्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करता है। आपात भद्रा जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे पिपली के लिए यूज किया है। पिपली जो वर्ड है, पिपली, ई की मात्रा आ रहा है, वो स्त्रीलिंग वर्ड है। तो स्त्रीलिंग के लिए आपात भद्रा यूज किया है। जब आप आगे नेक्स्ट लवण का अतिसेवन वाला पैरा पढ़ोगे तो उसमें आपात भद्र मतलब आ की मात्रा नहीं है। लवण जो है पुल्लिंग वर्ड है और लवण के लिए आपात भद्र शब्द का यूज किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो माइन्यूट डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है कि आपात भद्रा पिपली को कहा है और आपात भद्र लवण को कहा है। तो यही पे आप नीचे चाहे अलग कलर के पेन से, रेड पेन से, किसी पेन से आप लिख लीजिए इसी पैरा के नीचे कि आपात भद्रा पिपली है जो कि स्त्रीलिंग है, इसलिए आपात भद्रा हो गया, और आपात भद्र पुल्लिंग होने की वजह से लवण हो गया, ठीक। तो आपात भद्र का मतलब क्या है, आपात यानी कि एकदम इमरजेंसी में, है ना, यानी कि थोड़े समय के लिए। तो आपात भद्रा वर्ड का मतलब है कि थोड़े समय के लिए अगर गुणकारी होता है, ये थोड़े समय के लिए अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो गुणकारी है, अगर अति सेवन कर रहे हैं तो ये उतना ही गुणकारी नहीं होगा, ये नुकसान पहुंचाएगा, ठीक। तो इसमें ये आगे बता रखा है कि क्या क्या ये इसके नुकसान या अति सेवन की वजह से हानि पहुंच सकती है। तो वो सब बता रखा है। वो है सततम उपज्यमाना है, अगर आप हमेशा ही यूज करोगे तो क्यों, क्योंकि ये गुरु उपक्लेदितवात, क्योंकि ये गुरु और क्लेदन, क्योंकि गुरु फर्स्ट लाइन में बता दिया कि गुरु गुण है इसका और क्लेद, क्लेद गुण भी है इसका। तो गुरु गुण और क्लेद गुण कौन से दोष को बढ़ाएगा, ऑफ कोर्स कफ को बढ़ाएगा, तो कफ का उत्क्लेश करेगा, ठीक।
और क्या पढ़ा हमने कि उष्ण भी होता है, स्निग्ध भी होता है, उष्ण भी होता है, तो उष्ण होने की वजह से पित्त को बढ़ाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये न अत्यर्थ स्निग्ध उष्ण बोला है, यानी कि ज्यादा स्निग्ध उष्ण नहीं होता है, ठीक है, यानी स्निग्ध ज्यादा नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्प स्निग्ध होने की वजह से या अल्प स्नेह होने की वजह से वात का शमन भी नहीं करेगा, ठीक। तो ये तीनों ही दोषों के रिलेशन में बता रखा है कि अगर हम इसको सतत प्रयोग करते हैं या बहुत ज्यादा समय तक अति सेवन करते हैं इसका, तो गुरु और उपक्लेद या गुरु या क्लेद इसके गुण होने की वजह से कफ का उत्क्लेश करेगा, उष्ण होने की वजह से पित्त को करेगा, और क्योंकि ये अल्प स्निग्ध है या अल्प स्नेह होने की वजह से ये वात का शमन भी नहीं करेगा, ठीक। तो ये तीनों दोषों के जो प्रभाव डाल रहा है अति सेवन से, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि आपको पूरा पूरा श्लोक रट्टा नहीं मारना है, आपको समझने की जरूरत है कि इस पैरा में कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है और क्या काम कर रहा है वो, ठीक। मीनिंग समझने की जरूरत है। मीनिंग समझने के लिए आप तभी मीनिंग समझ पाओगे जब आप थोड़े से वर्ड्स को विच्छेद करना सीख जाओगे, यानी संधि विच्छेद करके समझोगे, आपके लिए इजी होगा। बिकॉज कफ का गुण सबका है, आपको पता है गुरु जो है कफ का गुण है, क्लेद कफ का गुण है, तो ऑफ कोर्स जब आप इसको गुरु उपक्लेद इन सब वर्ड को अलग करोगे तो आप अपने माइंड में खुद ही लॉजिकली आंसर क्रिएट कर सकते हो कि हाँ, अगर गुरु और क्लेदन अगर हम बहुत समय तक उपयोग कर रहे हैं तो गुरु और क्लेद बढ़ेगा, यानी कौन से दोष को बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाएगा। अगर हम क्योंकि ये उष्ण होता है, अगर हम बहुत समय तक प्रयोग कर रहे हैं तो उष्ण गुण होने की वजह से कौन से दोष को बढ़ाएगा, ऑफ कोर्स पित्त को बढ़ाएगा। तो इसी तरह से आप सेल्फ आंसर, सेल्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप चीज को समझ के पढ़ेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, राइट। तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही वात पित्त कफ पे हमने प्रभाव देगा। आगे देखो, इसी पैराग्राफ में एक वर्ड यूज किया, योग वाहिनी, ठीक। तो पिपली को बोला है कि वो योग वाही होता है। ऐसे ही आप यहीं पे ऊपर लिख लो कि योग वाही वर्ड और किस किस चीज के लिए यूज किया है। तो पर अगर हम द्रव्य देखें तो परम योग वाही द्रव्य बोला है मधु को, ठीक, और परम योग वाही वायु को भी बोला है, ठीक। जब हम ज्वर चिकित्सा पढ़ते हैं तो ज्वर चिकित्सा में परम योग वाही वायु को बोला है, वहां पे मेंशन किया है। और द्रव्य अगर हम देखें तो द्रव्य परम योग वाही द्रव्य जो है वो मधु को बोला है। अगर सिर्फ योग वाही द्रव्य के बारे में पूछते कि योग वाही किस द्रव्य को बोला है तो आंसर होगा पिपली। अगर परम योग वाही द्रव्य पूछते हैं तो मधु आएगा, और सिर्फ पूछते हैं कि परम योग वाही किसका गुण है तो वो वायु का कहलाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अलग से नोट करो, चाहे आप बुक में जो पैरा पढ़ रहे हो, जो श्लोक पढ़ रहे हो, आप वहीं पे दूसरे कलर से नोट करो, बोल्ड हाईलाइट करके नोट करो। तो जितनी बार आप वो चीज पढ़ोगे आप उससे डिफरेंस या उससे सिमिलर आप कहीं और भी लिखा है वहां पे आप साथ में लिखते जाओगे तो आपको वो चीज फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये हो गया पिपली का पैराग्राफ। देन आगे आते हैं क्षार के बारे में, ठीक। तो जैसे कि हमने पिपली का देखा कि पिपली में बताया हुआ है कि किस तरह से पिपली के ये गुण होते हैं और क्योंकि उसको अति सेवन करने से किन गुणों की वृद्धि होगी जिसकी वजह से वो दोष को विकृत रूप से पैदा करेगा। ऐसी एक क्षार है, आगे क्षार देखते हैं। क्षार में क्या है, क्षार पुनः उष्ण तीक्ष्ण लघु, ठीक। तो तीन उसके गुण बताए हुए हैं कि वो उष्ण है, तीक्ष्ण है, लघु है, ठीक है। और क्लेद इत्यादि पश्चात विशोष्यति, ठीक है, ये बताया हुआ है। इसके अलावा इसके जो कर्म बताए हैं वो है पचन दहन भेदनार्थम उपयोजते, यानी कि पचन दहन और भेदन इन कार्यों के लिए क्षार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसका, ये तो हो गया नॉर्मल जो इसका कर्म बताया हुआ है कि पचन दहन भेदन, और इसके जो गुण बताए हुए हैं उष्ण तीक्ष्ण लघु। अगर हम अति सेवन करते हैं तो अति सेवन करने से इसके जो हानि होगी वो क्या है, वो है केश अक्षि हृदय पुंसत्व उपघात करह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मेन वर्ड्स है वो ये है, क्षार का तीन जो मेन गुण है वो है उष्ण तीक्ष्ण लघु, ये हो गया। इसके अलावा इसके जो कर्म है वो है पचन दहन भेदन। और इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि अति सेवन से क्या हो रहा है, अति सेवन से केश अक्षि हृदय पुंसत्व उपघात कर। तो ये जो वर्ड है ये सब याद रखना है आपको। इसका मीनिंग भी सिंपल ही है, केश का उपघात, अक्षि का उपघात, है ना, हृदय का उपघात, पुंसत्व उपघात। तो ये सारे जो इसके अति सेवन से हानि होने वाली है ये, ठीक है।
इसके अलावा इसी पैरा में जो इसका नेक्स्ट लाइन है उसमें और भी बताया हुआ है कि अगर हम इसको फिर भी सतत यानी कि हमेशा बहुत टाइम से अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो और क्या हानि हो सकती है, वो है आंधे शांडे खालित्य पालित्य, ठीक है, ये भी है, और हृदय अपकर्तिनश्च ये भी है। तो ये वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं कि एक क्षार में बताया हुआ है, और इसके अलावा ये बता रखा है कि ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीन प्राची चीनाश्च यानी कि प्राची और चीन देश, इनमें इनमें ज्यादा क्षार एल्कलाइन प्रोडक्ट से एल्कलाइन जो चीज आइटम्स है वो ज्यादा मिलती है। तो ये एक जगह का नाम है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्राच्य चीन कहाँ के लिए यूज किया है, तो वो क्षार पाया जाता है वहां के लिए यूज किया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लवण में। ठीक है, तो लवण में भी सेम वही फर्स्ट लाइन में गुण बताए हुए हैं, उष्ण तीक्ष्ण, ठीक है। अनअति गुरु बोला है इसको, अनअति स्निग्ध है, उपक्लेदी है, विस्रंसन है, ठीक है। अन्य द्रव्य रुचिकरम, ठीक है। जब हम अग्रय प्रकरण पढ़ते हैं तो अग्रय प्रकरण में भी जो अन्य द्रव्य रुचिकर में अग्रय बताया है वो लवण को बताया है। और यहीं पे जब आप लिख रहे हो अग्रय की अन्य द्रव्य रुचिकर लवण बताया है, यहीं पे आप अग्रय का भी लिख लो कि अग्रय बताया है लवण को, अन्य द्रव्य रुचिकरम का अग्रय जो है वो लवण है। तो साथ में अन्य द्रव्य रुचिकर यानी कि जो द्रव्य को अरुचिकर बनाता है, जो अन्य द्रव्य को अरुचिकर बनाता है यानी खाने की चीज को अरुचिकर बनाता है, उसके लिए जो अग्रय है वो है तिंदुक। तो यहीं पे आप साथ में ये भी लिख लोगे जिससे कि आपको दो अग्रय भी आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो अन्न द्रव्य रुचिकरम अग्रय भी बताया है लवण को, और यहाँ पे गुण भी बताया है, तो ये दोनों चीजें आप यहाँ पे लिख लोगे, और साथ में तिंदुक का भी लिखोगे कि तिंदुक जो है इसी का जस्ट ऑपोजिट है, तिंदुक है अन्य द्रव्य रुचिकरम। ठीक, तो आपको साथ में अग्रय भी जहां जहां आपको लगता है सिमिलैरिटी है डिसिमिलैरिटी है वहां पे आप अग्रय भी अपना मेंशन कर सकते हो। फिर अन्य द्रव्य रुचिकरम के बाद आपात भद्र वर्ड यूज किया है, मैंने पहले ही बताया था पिपली जब बता रही थी कि पिपली स्त्रीलिंग वर्ड है, पिपली के लिए आपात भद्रा बोला है, आ की मात्रा है, और जो लवण है उसके लिए आपात भद्र बोला है, क्योंकि पुल्लिंग वर्ड है तो आपात भद्र वर्ड बोला है लवण के लिए, और पिपली के लिए आपात भद्रा बोला है। ठीक, इसके अलावा जो फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन के लास्ट में है सततम उपपुज्यते भूयिष्ठम गलास्रावः। तो इसमें जो हानि बताई गई है कि सतत उपयोग करने से, हमेशा इसका यूज करने से क्या क्या हानि हो सकती है, वो है शिथिल मांस शौणिता अपरिक्लेश सहाश्च, ठीक है। यानी कि मांस और शौणित का शिथिल हो जाना, मांस और शौणित रक्त और जो रक्त और मांस जो है वो शिथिल हो जाएगी, ये इसके अति सेवन की हानि बताई हुई है। और अपरिक्लेश सहाश्च यानी क्लेश को सहने की क्षमता कम हो जाएगी अगर हम लवण का बहुत ज्यादा अति सेवन करते हैं। तो आपको सिर्फ यही वर्ड अंडरलाइन करना है, इन वर्ड का मतलब समझना है, और इन वर्ड को हाईलाइट करके जब भी आप रीड करो, आपको पूरा पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि इसमें मैटर क्या बता रखा है और क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे पहले पिपली, क्षार और लवण, इन तीनों के या तो गुण पूछ सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या पूछ सकते हैं कि इनके अति सेवन या इनके सतत सेवन से क्या हानि हो रही है। ठीक, या अगर इनके लिए कुछ पिकुलर वर्ड यूज किया है, जैसे पिपली के लिए योगवाही यूज किया है, आपात भद्रा यूज किया है, लवण के लिए आपात भद्र यूज किया है, तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है जो इन चीजों से बन के आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये पॉइंट हाईलाइट करके आपको रीड करना है। ठीक, यहीं पे ये बता रखा है कि बहालिक सौराष्ट्र सैंधव सौबिरिका ते ही पैसा आपी सह लवण अवश्यते, ये बोल रहा है कि उन राष्ट्र में यानी बहालिक और सौराष्ट्र ये जो जगह है वहां पे सैंधव और सौबीर जो लवण है इनको पैसा, पय के साथ अशन, पय के साथ खाया जाता है। तो ये एक मेंशन कर रखा है कि कौन से राष्ट्र में खाया, तो इसलिए आप इसको भी अंडरलाइन कर ले, इसको जस्ट रीड करना है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ताकि आपको ध्यान रहे कि अगर इन देशों का नाम आता है तो किस रेफरेंस में पूछा गया है, ये कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये मार्क करना जरूरी है। यहीं पे आगे ये भी बता रखा है कि अगर अति लवण साथ में हो जाए उसके तो भी उसको खालित्य पालित्य और वलय, ये तीन जो है ये तीन हानि पहुंच सकती है। क्षार में भी बताया गया था खालित्य पालित्य, लेकिन उसमें वलय नहीं था, उसमें आंधे शांडे खालित्य पालित्य था, और यहाँ पे खालित्य पालित्य और वलय था।
ठीक है। वलयश्च अकाल है, यानी कि खालित्य पालित्य वलय ये जो है अकाल में आ जाएगा। ये जो है लवण के अति सेवन से बताया हुआ है। फिर आगे जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो ये है कि सातवें की डेफिनेशन कह सकते हैं कि यहाँ पे बताया हुआ है। तो सातवें का अगर रेफरेंस पूछा जाता है तो चरक विमान में है, चरक विमान में इसके डेफिनेशन है। तो श्लोक नंबर 20 में आप देखेंगे, श्लोक नंबर 20 में बताया है कि सातवें नाम तद यद आत्मानि उपशेते, सातवें आर्थो ही उपशयार्थम, यानी आत्मानि उपशेते, यानी कि आत्मा मतलब कि शरीर, हमारे लिए जो उपशय है, हमारे लिए जो सुखकारी है, उसे सातवें कहा जाता है। यानी जो हमारे लिए उपशय है या जो हमारे लाभकारी है, हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, वही सातवें कहलाता है। तो ये मीनिंग है या डेफिनेशन है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सातवें नाम तद डैश डैश डैश, तो ऑप्शन में बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आपको यद आत्मानि उपशेते या ही उपशयार्थम, ये दो वर्ड आपको दिमाग में फीड रखना है, याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा इसी के आगे जो है इसके 3 टाइप्स बता रखे हैं। तत्र त्रिविधम, 3 टाइप से, प्रवर अवर मध्यम। ठीक। अब यही पे प्रवर अवर मध्यम किसको बोला है कि जो 3 टाइप्स है, प्रवर यानी कि गुड बेटर बेस्ट जो है, प्रवर अवर मध्यम इनका मीनिंग है गुड बेटर बेस्ट। तो प्रवर किसको बोला है? अगर सर्वरस का अभ्यास है या सर्वरस साथ में है, कोई इंसान सर्वरस का प्रयोग कर रहा है और उसके लिए वो साथ में है, सारे ही 6 जो रस है उनका प्रयोग कर रहा है और वो साथ में है, तो वो प्रवर कहलाया गया है। अगर सिर्फ एक रस ही साथ में है, एक रस का अभ्यास करता है, एक रस ही उसके लिए साथ में है, तो वो अवर टाइप में आएगा। और अगर मिक्स है, इन बिटवीन है, यानी मध्यम तो प्रवर अवर मध्यमस्थ, मतलब प्रवर और अवर के इन बिटवीन है कि सारे रस भी नहीं और सिर्फ एक रस भी नहीं, मोर देन 1 रस आप कह सकते हैं, तो वो जो टाइप आएगा वो आपका मध्यम में आएगा। तो प्रवर अवर मध्यम, इस तरह से 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स का क्या मतलब है? अवर जो है एक रस हो गया, प्रवर जो है सर्वरस हो गया, और मध्य जो है वो प्रवर अवर मध्यस्थ, यानी प्रवर और अवर के जो मध्यम आता है वो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में जानना। साथ में की डेफिनेशन के लिए आपको सिंपल है, कुछ नहीं है, 2 वर्ड याद रखने की। साथ में क्या है? ही उपशयार्थम, मतलब उपशय ही साथ में है। या फिर दूसरा वर्ड क्या याद रखना है? वो ये यद आत्मानि उपशेते, यद आत्मानि उपशेते, आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है और दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। ही उपशयार्थम मतलब कि साथ में ही उपशय है, और यद आत्मानि उपशेते मतलब कि जो हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को के लिए जो उपशय हो, के लिए जो लाभकारी हो, दैट इज साथ में। और इसके टाइप्स याद रखना है। फिर आगे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक श्लोक नंबर 21 में देखेंगे। ठीक। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है अष्ट आहार विधि विशेषायतन। ठीक। तो यहीं पे आप ऊपर लिखेंगे कि अष्ट आहार विधि विशेषायतन जो कॉन्सेप्ट है वो चरक विमान स्थान में मिलता है, यानी कि वो कॉन्सेप्ट चरक ने दिया है। एक है सप्त आहार कल्पना, तो सप्त आहार कल्पना का जो कॉन्सेप्ट है वो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में मिलता है, यानी कि वाग्भट ने वो कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक। और वहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे वो है द्वादश अशन प्रविचारणा। तो द्वादश अशन प्रविचारणा का जो कॉन्सेप्ट है वो सुश्रुत ने दिया है। ठीक। तो आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी इन रेफरेंस के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, तो इसी वजह से जहां जहां आपको जो जो कॉन्सेप्ट दिखता है एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए वो कहाँ का कॉन्सेप्ट है, प्लस वो कॉन्सेप्ट ऑफकोर्स आपको समझ में भी आना चाहिए। तो मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। सुश्रुत कर हाँ, मतलब जो अष्ट आहार विधि विशेषायतन कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो चरक विमान स्थान का है। चरक का कॉन्सेप्ट है वो अष्ट आहार विधि विशेषायतन। एक कॉन्सेप्ट है सप्त आहार कल्पना। ठीक। सप्त आहार कल्पना जो कॉन्सेप्ट है वो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, यानी कि वाग्भट का कॉन्सेप्ट है, दोनों में ही मिलता है हमें। ठीक। और एक है द्वादश अशन प्रविचारणा। तो द्वादश अशन प्रविचारणा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सुश्रुत में मिलता है। ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, ये तीनों कॉन्सेप्ट का रेफरेंस जानना जरूरी है कि कौन से आचार्य ने कौन से कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो आपको यहीं पे आप ऊपर लिख लो कि अष्ट आहार विधि विशेषायतन चरक का कॉन्सेप्ट है, चरक विमान 1 में बताया हुआ है। सप्त आहार कल्पना अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में बताया है, और द्वादश अशन प्रविचारणा सुश्रुत का कॉन्सेप्ट है। ठीक। अब आते हैं अष्ट आहार विधि विशेषायतन के कॉन्सेप्ट में। क्या है अष्ट आहार? यानी कि
पता ही चल रहा है कि 8 आहार विधि का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 8 चीज है। वो 8 चीज क्या क्या है उसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म लिख लो, पीके सर डाकू, जो मतलब मैंने जब याद किया था हम लोगों ने ऐसे याद किया था, आप PKSRDKW, PKSRDKW, तो ऐसे करके अगर आप उसको फास्ट उसमें पढ़ते हैं तो पीके सर डाकू ऐसे करके हम इसको एक नेमोनिक बना सकते हैं। ठीक, P स्टैंड्स फॉर प्रकृति, ठीक है, K स्टैंड्स फॉर करण, S स्टैंड्स फॉर संयोग, R स्टैंड्स फॉर राशि, D स्टैंड्स फॉर देश, K स्टैंड्स फॉर काल, और W जो है एक है उपयोग संस्था और एक है उपयोक्ता। ठीक है, तो ये एक एक जो है इसमें जो कुछ कुछ वर्ड्स बताए हैं हर एक लाइन में वो आपको जानना जरूरी है, समझना तो जरूरी है ही है, साथ में आपको वो जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें से वो वर्ड दे सकते हैं या तो वो डायरेक्टली जो आपका अष्ट आहार विधि विशेष आयतन है, यानी कि अगर सीधा प्रकृति उठा के दे सकते हैं कि क्या है इसके बारे में क्या बताया है, ऑप्शंस दे सकते हैं, या फिर उसके बारे में जो बताया गया है वो क्वेश्चन पुट करके ऑप्शन में ये सारे जो अष्टाहार विधि विशेष आयतन है इनको डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आगे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे जो सबसे पहले आप अष्टाहार विधि विशेष आयतन देखेंगे तो इसमें सबसे पहले प्रकृति का बताया है कि प्रकृति उच्चते स्वभावो, यानी प्रकृति क्या है, स्वभावो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो साइमल्टेनियस वर्ड याद रखना है कि प्रकृति इज सिनोनिम टू स्वभाव, यानी कि प्रकृति का यहाँ क्या बताया है कि प्रकृति उच्चते स्वभाव। ठीक है, स्वभाव को ही प्रकृति बोला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है वो माश, मुद्ग और शूकर और इर्ण का दिया है। ठीक है, माश और मुद्ग क्या है, ये माश और मुद्ग है तो ये दोनों ही पल्सेस, ठीक है, दोनों ही धान्य है, लेकिन दोनों की जो अगर हम प्रकृति देखेंगे यानी स्वभाव के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो माश जो है वो गुरु होता है और मुद्ग यानी मूंग की दाल जो होती है, मुद्ग जो होता है वो हमारा लघु होता है। तो दोनों के स्वभाव डिफरेंट होने की वजह से, क्योंकि दोनों ही सेम धान्य में बिलोंग करते हैं, दोनों ही धान्य हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी माश और मुद्गु जो गुण होंगे वो माश गुरु होता है और मुद्गु जो होता है वो लघु होता है। ऐसे ही शूक और इर्ण दोनों ही मांस है, दोनों ही फ्लैश है, ठीक, लेकिन जो शुकर होता है वो गुरु होता है और जो इर्ण इर्ण का मांस होता है, ठीक है, इर्ण का जो मांस होता है वो लघु होता है। तो सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि किस तरह से कहना क्या चाहते हैं कि प्रकृति का मतलब क्या है। तो जो भी हम फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम आहार कंज्यूम करते हैं, तो हो सकता है वो सेम स्पीशीज के हो, सेम फैमिली के हो, बट उनके स्वभाव डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रकृति डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए बोला है कि स्वभावो मतलब प्रकृति उच्चते स्वभावो, यानी स्वभाव को ही प्रकृति बोला है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। आपको यहाँ पे जो याद रखना है, जो एमसीक्यू पूछ सकते हैं वो यही पूछ सकते हैं कि प्रकृति उच्चते डैश, एग्जाम आंसर में 4 ऑप्शन दे सकते हैं, तो उसमें जो स्वभाव ऑप्शन होगा आपको वो टिक करना है। और समझना इसलिए जरूरी है, अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको चीज याद नहीं रहेगी, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आपको जब रिवाइज करना है तो सिर्फ आपको माइंड में कॉन्सेप्ट को रखना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे देन इट विल बी वेरी इजी टू मेमोराइज द थिंग्स। ठीक, तो इसी वजह से मैं इतना एम्फेसाइज करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट जो आहार विधि विशेष आयतन है वो है करण। ठीक है, तो करण क्या बोला है, करण बोला है करण पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभिसंस्कार। करण बोला है कि जो हम संस्कारित कर देते हैं, जो भी आहार द्रव्य हम कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, उनको जब हम संस्कारित कर देते हैं तो वो उस प्रोसेस को कह रहे हैं करण। ठीक है, करण वैसे अगर हम देखें लिटरल मीनिंग जो होता है करण का, दैट इज इंस्ट्रूमेंट, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज को हम यूज कर रहे हैं तो वो करण कहलाता है, उपकरण कहलाता है। ठीक, तो करण से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हम जो फूड को प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो संस्कारित कर रहे हैं, ठीक है, और जब हम फूड को प्रोसेस कर देते हैं तो उसके गुण में आधान हो जाता है, यानी गुण में चेंजेस हो जाते हैं। तो इसी वजह से आगे की लाइन देखो, संस्कारो ही गुणांतर आधानम उच्यते, है ना, संस्कार की डेफिनेशन बताई है कि संस्कारो ही गुणांतर आधानम उच्यते। तो यहाँ पे ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि संस्कारो ही डैश करके आ सकता है कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन हो सकता है, तो आपको टिक करना है गुणांतर आधानम उच्यते। गुण, उसके गुण के अंतर, यानी कि गुण में डिफरेंसेस जो क्रिएट हम करते हैं वो संस्कारित करके करते हैं। ठीक है,
तो करण क्या है? करण बोला है कि द्रव्य को संस्कार करना करण कहलाता है। अब द्रव्य का संस्कार होता क्या है, तो वो संस्कार की डेफिनेशन यहाँ बताई गई है। ठीक, तो इस तरह से करण को आपको समझना है। और करण के लिए अगर जैसे प्रकृति के लिए क्या याद रखना है आपको? स्वभाव याद रखना है कि प्रकृति क्या है। प्रकृति किसे कहते हैं? स्वभाव को ही प्रकृति कहते हैं। ऐसे करण क्या है? करण प्रोसेस है, यानी कि द्रव्य को संस्कार करना करण है। और संस्कार क्या है? गुणांतर आधानम उच्यते, है ना। संस्कारो ही गुणांतर आधानम उच्यते, गुणांतर का आधान करना, ठीक है, गुणों का आधान करना ही संस्कार कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब आगे आते हैं संयोग पे, ठीक है। तो संयोग क्या है? संयोग सिर्फ यही बता रखा है कि आप एक से ज्यादा यानी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को जब आप संहत कर रहे हैं, यानी कि आप उसको मिक्स कर रहे हैं, तो उसको संयोग बोला है। इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि संहति भाव, ठीक है। इसमें आप जब आप तीसरे नंबर पे देखेंगे संयोग के लिए क्या यूज किया? संयोग पुनर्द्वयो बहुनाम व द्रव्यानाम सम्मति भाव। तो सम्मति भाव हम यानी कि आप उसको जब एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो उसको बोला है संयोग। सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको संयोग में, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें गिवन है मधु सर्पी, मधु और सर्पी को एक साथ संयोग करके लेना, या मधु मत्स्य पेयसाम, इनको एक साथ संयोग करके लेना। तो ये एग्जाम्पल बताए हैं कि किस तरह से संयोग मतलब आप मिक्स करके ले रहे हैं कोई दो चीजों को, ठीक, दो या दो से ज्यादा चीज। नेक्स्ट आता है राशि, ठीक है। जब आप राशि का पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो राशि में सिर्फ और सिर्फ आपको जो याद रखना है वो दो वर्ड याद रखना है। इसी पैरा में आप ऊपर अलग कलर के पेन से चाहे आप लिख सकते हैं कि राशि क्या, राशि जो है वो दो टाइप की बताई है, ठीक है। एक है सर्वग्रह, एक है परिग्रह, ठीक है। राशि मतलब एक साथ मात्रा में, ठीक है। निश्चय करना मतलब इसको एक साथ रखना, ठीक। तो उसको बोला राशि। राशि का मतलब क्या होता है? कोई चीज है आपके पास, आपने उसको जमा करके रखा हुआ है, तो दैट इज राशि। तो राशि में या तो आप उसका प्रमाण ले रहे हो, ठीक है, या तो आपने जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो खाने में, जो भी आहार आप प्रयोग कर रहे हो खाने में, या तो आप उसको अलग अलग मान करके खा रहे हो, या आप सबको एक साथ एक्यूमुलेट करके उसका प्रमाण कर रहे हो। तो ये इस तरह से दो टाइप की हो जाती है। सर्वग्रह वो होता है कि जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उस सबको एक साथ आप काउंट करके उसका ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल से आप खाने में अलग अलग चीज खा रहे हो, दाल की क्वांटिटी अलग है, राइस की क्वांटिटी अलग है, सब्जी की क्वांटिटी अलग है, तो इनको जब अलग अलग आप काउंट कर रहे हो दैट इज परिग्रह, यानी कि आप अलग अलग उसे काउंट कर रहे हो। तो परिग्रह के लिए वर्ड यूज क्या है कि सर्वतश्च ग्रह इज परिग्रह। सर्वतश्च वर्ड यूज है सर्वतश्च। और जहां पे बोला है सर्वग्रह, क्या है? सर्वग्रह है सर्वस्व, मतलब पिंड रूप में आप पूरा मिक्स करके जो एक साथ खा रहे हो पिंड रूप में, दैट इज सर्वग्रह। तो ये दो टाइप की राशि है, सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वस्व ग्रह सर्वग्रह है, सर्वतश्च ग्रह परिग्रह है। तो ये आपको दो वर्ड याद रखने हैं, हाईलाइट करके रखना है इसको, ठीक है। मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो दो वर्ड है आपको इसी श्लोक में लास्ट में मिल जाएगा। सर्वस्व ही ग्रह सर्वग्रह, सर्वतश्च ग्रह परिग्रह। तो ये इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कुछ कंफ्यूज नहीं होना आपको। सिर्फ और सिर्फ सर्वस्व ही ग्रह अगर आता है क्वेश्चन में तो सर्वग्रह टिक करना है। सिर्फ आप यहाँ पे क्या करिए, आप बोल्ड हाइलाइटर से या किसी अलग कलर के पेन से यहाँ बड़ा बड़ा लिख लीजिए कि सर्वग्रह क्या है। सर्वस्व वर्ड यूज किया है तो सर्वग्रह है, सर्वतश्च बोला है तो परिग्रह है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। राशि की बात आता है काल। काल को भी दो टाइप बताया है, नित्यग और अवस्थिक काल, ठीक है। नित्य काल क्या है? जो ऋतु के अकॉर्डिंग जो काल होता है दैट इज नित्य काल। अवस्थिक काल क्या है? जो भी विकार के अकॉर्डिंग जो काल होता है, जो बीमारी होती है, विकृति होती है, उसके अकॉर्डिंग जो काल होता है वो हो गया हमारा अवस्थिक काल। तो ये इस तरह से काल के दो जो है टाइप्स बताए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था क्या है? उपयोग संस्था जो है वो नियम है, जो हमारे खाने के नियम है, जो हम आहार का उपयोग कर रहे हैं उसका जो नियम है उसे कहा गया है उपयोग संस्था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, खाने का नियम क्या होना चाहिए? जो बुक में एग्जाम्पल है वो ये है कि जीर्ण लक्षण अपेक्षा, यानी कि जब भोजन जीर्ण हो जाता है, जब फूड खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद ही हमें भूख लगती है, फिर हम दोबारा खाना खाते हैं। यानी कि पचा हुआ आहार जो आहार जो है वो पच जाने के बाद ही नेक्स्ट आहार की अपेक्षा करते हैं, यानी कि नेक्स्ट आहार हम लेते हैं। तो ये जो है एक नियम है, एक नियम है, ये एक
टाइप ऑफ नियम है। तो ये जो है उपयोग संस्था में आता है। तो उपयोग संस्था क्या है? उपयोग संस्था इक्वल्स टू उपयोग नियम। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि उपयोग संस्था डैश या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय उपयोग नियम, तो ऑप्शन में उपयोक्ता होगा, राशि होगा, संयोग हो, उपयोग संस्था होगा, तो आपको उपयोग संस्था टिक करना है। आपको ये हर एक जितने भी बताए हैं आहार विधि विशेष, इसमें छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो इनके साइमल्टेनियस गिवन हुए हैं। आपको सिर्फ वो वर्ड्स ध्यान रखना है। वो आप कैसे ध्यान रखोगे? जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझोगे और उसके साइमल्टेनियस वर्ड वो क्यों बताया हुआ है, जब आप उस चीज को अंडरस्टैंड करोगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसलिए आपको चीजें क्लियर करके पढ़ना है। बार बार बैठ के उसको बार बार उसको बैठ के रिसाइट करते नहीं रहना है। आपको सिर्फ समझना है और सिर्फ रीड करना है। एक बार रीड कर लिया चैप्टर, दोबारा 2-4 दिन बाद फिर रीड करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, देन आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो उपयोक्ता है, ठीक है, उपयोक्ता कौन है? उपयोक्ता वो है जो उस आहार का सेवन कर रहा है, यानी कि हम। ठीक, तो उपयोक्ता उसे कहा जाता है जो उस आहार द्रव्य का सेवन कर रहा है। तो इसमें क्या है कि उपयोक्ता कौन है? पुनर्यस्तमाहार उपयुक्ते तद आयतम ओक सात्म्यम। तो ऐसे करके ये बता रखा है कि और वो उपयोक्ता होगा कौन? हम जो आहार सेवन कर रहे हैं हम ही उपयोक्ता है। और हम कैसा उपयोग करेंगे? जो हमारे लिए साथ में हो, ओक साथ में हो या हमारे शरीर के लिए साथ में हो। अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग साथ में जो है चेंज हो जाता है। साउथ में कुछ लोगों को जो साथ में होता है जरूरी नहीं है वही वाला फूड नॉर्थ के लोगों को साथ में हो। तो इस तरह से यहाँ पे जो ओक साथ में वर्ड का यूज किया है वो इसीलिए यूज किया है क्योंकि ओक साथ में का मतलब ही यही है कि हम अपने अभ्यास से, व्यवहार से जो चीज हमारी बॉडी के लिए, शरीर के लिए साथ में हो जाती है वो ओक साथ में कहलाती है, या वो हमारे शरीर के लिए साथ में हो जाती है तो शरीर साथ में कहलाती है। और वही आहार द्रव्य हम उपयोग करते हैं, इसलिए हमें उपयोक्ता कहा जाता है। तो ये जो है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन है, जो चरक का कॉन्सेप्ट है। ये एक एक विधि विशेष आयतन को समझना आपको बहुत जरूरी है। क्यों बताया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आहार सेवन नियम बताए हैं या आहार विधि विधान बताए हैं। तो आहार विधि विधान जो 24 नंबर श्लोक है वहां बताए हैं, वो क्या है? उष्णम स्निग्धम मात्रवत जीर्णे वीर्य अविरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पन अहसंतन मना भुंजित। ठीक है, दिखने में लग रहा है कि कितने सारे हैं, ये तो कैसे याद होगा? तो ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। आप नॉर्मल प्रैक्टिकली सोचिए। आहार विधि विधान बताया है यानी आपको कैसे खाना खाना है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप जब भी खाना खाने बैठेंगे, ठीक है, तो क्या आपको एकदम फ्रोजन फूड ठंडा खाना, जो नॉर्मल दाल रोटी चावल ठंडा कोई लाके देगा? विल यू बी एबल टू ईट इट हैप्पीली? ऑफ कोर्स नहीं। आपको गर्म खाना खाना पसंद होगा। तो इसलिए आहार विधि विधान में क्या मेंशन किया है कि उष्णम। सबसे पहले ऑफ कोर्स क्या अच्छा लगेगा आपको कि आपके सामने गर्मा गर्म खाना रखा जाए, राइट? तो उष्णम। दूसरा क्या वर्ड यूज किया? स्निग्धम। अब ऑफ कोर्स एकदम ड्राई रोस्टेड खाना अगर आपको रोटी भी पापड़ जैसी दे दी जाए तो कोई भी इंजॉय नहीं करेगा। तो स्निग्ध बोला है, आप इस तरह से याद रखें कि आप नॉर्मली रोटी भी खा रहे हो तो आप उसमें घी लगा के खा रहे हो तो वो थोड़ा स्निग्ध हो जाता है और वो खाने में स्वाद भी अच्छा आता है। तो आप जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये सारे वही पॉइंट्स है जो हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। इट्स जस्ट दैट जब हम पढ़ने बैठते हैं हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हैं, हम उसे प्रैक्टिकली सोचते नहीं है। तो हमें लगता है यार ये इतने सारी चीजें लिख दी, हम इसे याद कैसे करें? तो याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ प्रैक्टिकली सोचना है कि उष्ण आया, ठीक है, आप खाने में और क्या पसंद करोगे? स्निग्ध खाना पसंद करोगे। अब आपकी भूख है 2 रोटी की, आप 10 रोटी खा लोगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ऑफ कोर्स। तो विधि विधान में क्या और मेंशन होना चाहिए कि मात्रावत खाना खाया जाए, क्योंकि ये विधि विधान यानी कि रूल्स बताए हुए हैं, नियम बताए हुए हैं कि आहार सेवन के नियम क्या होने चाहिए। तो थर्ड जो पॉइंट बताया है वो मात्रावत है। यहाँ पे सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इट वुड बी बेटर अगर आप उसको प्रैक्टिकली सोच के इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उष्णम हो गया, स्निग्धम हो गया, मात्रावत हो गया। अब मात्रावत के बाद और क्या चाहिए आपको? आपको अपने अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग खाना मिल गया। तो ऑफ कोर्स अब आपने जो खाया, अब खा लिया आपने, ठीक है, खाने के बाद ऑफ कोर्स आपको कैसा
खाना प्लेजरेबल लगेगा या आप एंजॉय करोगे जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक, अगर आप बहुत हैवी कुछ खा लोगे, बहुत सारा ऑयली फैटी फूड खा लिया, तो आपको खुद ही खाना खाने के बाद हो सकता है खट्टी डकार आए, आपको पेट भारी भारी लगे, है ना। यू वोंट फील दैट हैप्पी, यू वोंट एंजॉय दैट फूड दैट मच। खाना खाने के बाद भी आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। तो आहार विधि नियम में ये भी बताया हुआ है कि जीर्णे यानी कि पूरा जो है पच जाने पर, है ना, जब आपका खाना पच गया है तब आपको खाना खाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, वीर्य अविरुद्धम। ठीक है, वीर्य के अविरुद्ध होना चाहिए। ठीक है, फिर इष्ट देश है, ऐसा तो है नहीं कि आप बाथरूम में बैठ के खा लोगे, मतलब माइंड करने वाला कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकली आप चीजों को सोचेंगे तो आप थोड़ा याद रखेंगे। तो इष्ट देश है यानी कि कोई ऐसा प्लेस जहां आपके मन के अकॉर्डिंग हो, है ना, जो आपके मन के, आपके शरीर के अनुकूल हो, ऐसे देश में बैठ के खाना है। इष्ट सर्वोपकरणम, ठीक है, यानी सारी चीजें आपके आसपास होनी चाहिए, चाहे वो पानी हो, हाथ धोने का सामान हो या सैलेड हो, जो भी मतलब आपको खाने के साथ और चीजें चाहिए, सारे उपकरण आपके पास होने चाहिए। न अति द्रुतम, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं खाना, न अति विलंबितम, बहुत ऐसा भी नहीं कि आप 1 घंटे तक खाए जा रहे हो, इतना धीरे भी नहीं खाना। अजल्पन, ठीक है, अहसन तन मना भुंजित, ये नॉर्मल आपने घरों में सुना होगा, कहते हैं कि ज्यादा बातचीत करके नहीं खाना चाहिए क्योंकि चोकिंग हो सकती है। बहुत ज्यादा हंसते हंसते नहीं खाना चाहिए, सेम रीजन है, चोकिंग हो सकती है ना, खाना नाक की तरफ ऊपर जा सकता है। तन बना मुझे मन से खाना चाहिए, जब आप मन से खाना खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, इसमें रट्टा मारने का कुछ नहीं, आप सिर्फ अपना दिमाग थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लो, आप प्रैक्टिकली उस चीज को अप्लाई करो और आपको बहुत इजी लगेगा ये समझना। ठीक है, तो ये चीजें बताई हुई है अष्ट आहार विधि विधान में। तो ये यहाँ पे समझना क्यों जरूरी है, जरूरी इसलिए क्योंकि आप अष्ट आहार विधि विशेष आयतन 8 याद कर रहे हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा अष्ट आहार विधि विधान नहीं है, या अष्ट विधि आहार विशेष आयतन नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना उन 8 में, और ये जो चीजें बताई उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वो 8 अलग चीज है और ये जो चीजें हैं ये आपको प्रैक्टिकली सिर्फ आपको ये सोचना है कि मैं खाने के लिए बैठा हूं तो मेरे सामने खाने की चीज आएगी तो कैसे कैसे होना चाहिए, कैसे कैसे मुझे खाना चाहिए, क्या क्या नियम को मुझे फॉलो करना चाहिए, तो ये चीजें हैं। अब आगे इन्हीं में ही जो है सबके बेनिफिट बताए हुए हैं कि आप अगर इस तरह से खाते हो तो क्या बेनिफिट होगा। अगर आप गर्म खाना खाओगे तो ऑफ कोर्स आपको खाने में स्वाद लगेगा, तो यहीं पे एक लाइन यूज किया है, उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते, तो स्वदते वर्ड यूज किया है। ऐसे स्निग्धाहार के लिए भी यूज किया है कि स्निग्धम है भुज्यमानम स्वदते। इन दोनों में, तीनों में, जहां पे भी आप जो भी गुण देख रहे हो, इनमें जो जो सिमिलैरिटी है आप वो नोट करो। ठीक है, जैसे उष्ण और स्निग्ध दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, उष्णम है भुज्यमानम स्वदते, यानी उष्ण आप लोगे, ऐसे ही स्निग्धम है भुज्यमानम स्वदते, यानी उष्ण और स्निग्ध दोनों टाइप का अगर आप खाना ले रहे हो तो आपके भोजन में आपको स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा। ठीक, भुक्तम च अग्निम उदीर्यति, ठीक है, अग्नि औदर्यम उदीरति, यानी कि जब आप खाना खा रहे हो, ठीक है, और अग्नि का जो है, अग्नि जो है आपकी उदीर्ण होगी, ऐसा नहीं है मंद नहीं पड़ जाएगी अग्नि या अजीर्ण नहीं होगा आपको, ठीक है, अग्नि उदीर्ण होगी। तो यही इसमें भुक्तम च अनुदीर्णम अग्नि उदीर्णति, है ना, भुक्तम च अग्निम औदीर्यम उदीर्यति, तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। उष्ण आहार के लिए क्या बोला है, भुक्तम च अग्निम औदुर्यम उदीर, मतलब जो अग्नि ऑलरेडी उदर है, यानी कि जो अग्नि ऑलरेडी तीव्र है उसको और उदीर्ण कर देगी। ठीक है, लेकिन स्निग्ध आहार क्या करेगी, भुक्तम च अण उदीर्णम अग्निम उदीरती, जो अग्नि उदीर्ण नहीं है उसको जो है और तीव्र बनाएगी। तो ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, इसको आपको समझना है, नोट करना है यहाँ पे कि अगर भुक्तम च अग्निम औदुर्यम उदीरती आता है तो वो उष्ण के लिए है। ठीक है, और भुक्तम च अनुदीर्णम अग्निम उदीर्यति, अनुदीर्ण अग्नि को अगर वो तीव्र करता है, तीक्ष्ण करता है, तो वो जो है स्निग्धाहार के लिए बोला है। तो ये आपको बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, वो याद रखना है, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है इसमें, सिर्फ स्वदते वाले पॉइंट में सिमिलैरिटी है, इस पॉइंट पे बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। और इन्हीं माइन्यूट डिफरेंसेस की वजह से हम क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं,
हमें लगता है कि ये तो उसमें भी था उसमें भी था, ऑप्शन में बोथ बोथ भी होगा, उष्ण और स्निग्ध बोथ वाला ऑप्शन भी होगा, हम वो टिक करके आते हैं और इसी वजह से हमारे सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें जो है वो ध्यान में रखने हैं। फिर क्षिप्रम जराम गच्छति, जल्दी खाना पच जाता है अगर हम गर्म खाना खाते हैं। क्षिप्रम जराम गच्छति स्निग्ध आहार में भी है, दोनों का सेम है। वात अनुलोमयति उष्ण आहार में भी है और वात अनुलोमयति स्निग्ध आहार में भी है, ठीक है। श्लेष्मानम च परिहास्यति उष्ण आहार, क्योंकि श्लेष्मा का जो है वो शीत गुण का होता है, तो श्लेष्मा का परिह्रास करेगा उष्ण आहार। तो ये सिर्फ यहाँ ये ही गुण बताए हैं उष्ण आहार में। स्निग्ध में और क्या बताया है? स्निग्ध में बताया है वात अनुलोम्योति के बाद शरीरम उपचिनोति, ठीक है, और दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, दृढ़ इंद्रियों को दृढ़ बनाता है स्निग्ध भोजन, ठीक है। यही पे आप नोट करो जो अम्ल रस का कर्म, जब आप सूत्र स्थान पढ़ोगे, सूत्र स्थान में सारे रसों के कर्म बताए हुए हैं, तो अम्ल रस का जो एक कर्म है वो है वहां पे भी इंद्रियों को दृढ़ करना, दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि ऐसे करके कर्म बताए हैं, अम्ल रस का भी है, ठीक है। तो यही पे आप नोट करो कि दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि स्निग्ध भोजन का, स्निग्ध आहार का भी बताया हुआ है गुण, और अम्ल रस का भी कर्म बताया है, ठीक। तो यही पे आप ये चीज भी नोट करोगे। इसके अलावा बल अभिवृद्धिम उपजनयंती वन प्रसादम च अभिनिवर्त्यति, तो ये बस रीड करना है आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको अंडरलाइन करके रखो, रीड करना है। तो आपको इन दोनों को कैसे पढ़ना है? कंपेयर करके पढ़ना है कि इन दोनों के गुण में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है, सिर्फ एक माइन्यूट डिफरेंस है कि अग्निम उदीरती और अनउदीर अग्निम उदीरती। तो ये हल्का सा डिफरेंस है, आपको ये चीज को डिफरेंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके एक्स्ट्रा बताए गए हैं, जैसे कि उष्णाहार का एक्स्ट्रा क्या है गुण? एक्स्ट्रा गुण ये है कि श्लेष्मानम च परिह्रास्यति, यानी श्लेष्मा कफ को परिह्रास करता है, और स्निग्ध आहार के जो एक्स्ट्रा गुण क्या है वो ये है दृढ़ करोति इंद्रियाणि, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं मात्रावत अश्नियात। तो मात्रावत अश्नियात के लिए क्या बोला है कि अगर हम मात्रावत खाना लेते हैं तो ऑफ कोर्स अगर हम मात्रा में लेंगे तो वात पित्त कफ यानी दोषों को जो है दोषों का उदीर्ण नहीं करेगा, यानी दोषों को नहीं बढ़ाएगा। तो दोषों को नहीं बढ़ाएगा, इस चीज को मेंशन करने के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? वात पित्त कफान अपीड्यात् वायुर एव विवर्धयति केवलम, ठीक है। तो इस तरह से ये सब इसमें बस आपको रीड करना है इस पैरा को, बाकी कुछ नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे आहार जीर्ण, मतलब जीर्णम अश्नियात, है ना, जब खाना आपका पच जाता है फिर आपको खाना खाना है। तो ऐसा क्यों करना है? अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप अजीर्ण में खाना खाते हो, तो सेकंड लाइन में देखो लिखा है सर्वान दोषान प्रकोपित आशु, सारे दोषों का प्रकोप करता है। यही पे आप ऊपर मेंशन करो, ऊपर लिखोगे आप अजीर्ण, अध्यशन और अति मात्रा आसन, जब हम इनका सेवन करते हैं तो सर्व दोष प्रकोप होता है। इसके अलावा जब आप प्रज्ञाप्रात पढ़ोगे और आप दिवस स्वप्न के कॉन्टेक्स्ट में जब आप शारीर स्थान में पढ़ोगे और सूत्र स्थान में भी है, तो अजीर्ण, अध्यशन, अतिमात्रा आसन सर्वदोष प्रकोप कहा गया है। ऐसे ही प्रज्ञाप्रात और दिवा स्वप्न, इसमें भी बोला है कि अगर हम दिवा स्वप्न करते हैं, ठीक है, सुश्रुत में गिवन है दिवा स्वप्न से सर्वदोष प्रकोप होता है, और प्रज्ञाप्रात अगर हम करते हैं तो उससे भी सर्वदोष प्रकोप होता है। तो ये कुछ कुछ जो सिमिलर या अलग जगह पे रेफरेंस पे जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो इतना ही याद रखना है आपको जीर्णम अश्नियात में, कि जीर्णम अश्नियात क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम अजीर्ण में लेते हैं खाना तो वो सर्वदोष प्रकोप करता है। और किस किस कंडीशन में सर्वदोष का प्रकोप होता है? हमारा प्रज्ञाप्रात में, दिवा स्वप्न है, दिवा स्वप्न में, ठीक है, अध्यशन में, अजीर्ण में और अति मात्राशन, ये सारे ही सिनोनिम है, तो इन सब में हमारा सर्वदोष प्रकोप होता है, ठीक है। फिर वीरम अविरुद्धम अश्न्याद है, इसमें कुछ, इस पैरा में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम, बस आपको याद रखना है। नादि द्रुतम अश्न्यात, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं खाना है। न अति विलंबितम अश्न्यात, अब न अति विलंबितम अश्न्यात में एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसी लाइन में आप देखो अति विलंबितम में भुंजानो, इसमें आगे देखो न तृप्तिम अधिगच्छति, तो इसको अंडरलाइन करो आप, न अति विलंबितम अश्न्यात। अगर आप बहुत ज्यादा विलंबित यानी धीरे 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 बहुत टाइम लेकर अगर आप खाना खाओगे तो क्या होगा उससे, अंडरलाइन करो, न तृप्तिम अधिगच्छति, यानी कि आपको तृप्त
सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, आपको सेटिस्फाइड फीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इस लाइन में आपको यही इंपॉर्टेंट है। फिर अजल्पन, अहसन, तन्मना, भुंजित, ये इतना मतलब इसमें बस यही याद रखना है कि आपको ये विधि नियम या विधि विधान में बताया गया है। ठीक है, और एक है लास्ट में आत्मानी अभिसमीक्षे भुंजित। ठीक है, आत्मशक्ति के अनुसार आपकी अपनी आपकी आत्मा या आपके शरीर के लिए जो भी लाभकारी है, जो भी बेनिफिशियल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आहार लेना है। ठीक, तो आत्मशक्ति अभिसमीक्षे भुंजित सम्यक, मतलब सम्यक रूप से आपको आहार लेना है अपनी आत्मशक्ति के अकॉर्डिंग। ठीक है, आत्मानम अभिसमीक्षे, अभिसमीक्षे, समीक्षे का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देखना है ना, किसी चीज को समझना, देखना है, मतलब समीक्षा। ठीक है, आत्मानम अभिसमीक्षा मतलब अपने आत्मा को देखते हुए, अपने शरीर को देखते हुए भुंजित सम्यक, सम्यक रूप से आहार लेना है, तो वो कहलाता है आत्मानी अभिसमीक्षे भुंजित सम्यक। तो ये भी आहार विधि विधान में आता है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। एक ही, क्योंकि ये चैप्टर फर्स्ट क्लास थी तो इसलिए इतना ही। आगे जाके थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि 8th चैप्टर सबसे बड़ा है इसका, तो उसके लिए वी नीड एटलीस्ट 2 क्लासेस। तो बीच में हम जो जो छोटे चैप्टर है वो एक साथ कवर करते जाएंगे। ठीक, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया है। मैंने कोशिश की है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए भी किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो कोई 3rd ईयर में है, कोई 4th ईयर में है, कोई शायद 2nd ईयर का भी है यहाँ पे। तो उनके लिए सब्जेक्टिव, एज अ सब्जेक्टिव अगर हम देखें पैटर्न, तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा। और ऑफ कोर्स जो लोग एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, मैंने कोशिश की है हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने की। समझाया इसलिए है ताकि आई नो इट टुक टाइम, अगर मैं सीधे आपको श्लोक बताती जाऊंगी और वर्ड बताती जाऊंगी तो आपको वो उतना ही बोरिंग लगेगा। वो तो आप नोट्स में भी देख सकते हो। बट आई ट्राइड माई वेल कि आपको उस चीज को एक्सप्लेन करूं, और एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आपको चीजें रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। आप, मैंने जिस तरह से समझाया है, आप उस, अगर आपको कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो। आप उसी समझ के साथ, आपको और कुछ इजी लग रहा है या कुछ मुश्किल लग रहा है, आप पूछ सकते हो। आप उसी समझ के साथ इसको रिवाइज करो। आपको इसमें से, इस चैप्टर में से, या जब मैं पूरा स्थान खत्म करूंगी तो आई वॉन्ट नॉट ओनली दिस स्थान ओनली, मेरे जितने भी साथी हैं जो बाकी जो स्थान ले रहे हैं, पूरा चरक पढ़ा रहे हैं, तो वी वॉन्ट कि आप एटलीस्ट चरक का कोई ब्लंडर या कोई ऐसा मिस्टेक ना करो जो चीज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो ये तभी होगा जब आप, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया और आप बस बुक बंद कर दिया और हो गया। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में ऑफ कोर्स प्रीवियस क्लास का मैं जरूर पूछूंगी, तो इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड भी करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम हाँ, यस। जब, हाँ, एग्जाम में जब श्लोक पूछा जाएगा तो हमें सिर्फ वो अध्याय का नंबर याद रखना है, या फिर अध्याय में जो श्लोक है एग्जैक्टली जो नंबर है श्लोक का वो भी याद रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, श्लोक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। श्लोक नंबर नहीं पूछे जाते हैं। अभी तक जितने पेपर हम लोगों ने देखा है, अभी तक जितने भी चाहे वो गोविंद पारिक में सारे पेपर का कंपाइलेशन है या और भी जो बुक्स हैं, अभी तक प्रीवियस एग्जाम जो आ रहे हैं, श्लोक नंबर कहीं नहीं पूछा जाता। हाँ, जो चरक है या वाग्भट है या सुश्रुत है, कौन सी संहिता है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्थान है, कौन सा चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, बट श्लोक नंबर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अभी तक ठीक है नहीं मैम। पूछा गया है, तो आई डोंट थिंक, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता श्लोक नंबर पूछने का, क्योंकि आगे जब बहुत सारे चैप्टर्स उसमें बहुत सारे श्लोक है, और कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है किसी बुक में, श्लोक नंबर में, कुछ श्लोक नंबर में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो आई डोंट थिंक, मतलब ये कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन नहीं होगा। तो अभी तक तो नहीं पूछा गया है, तो आगे भी नहीं पूछा जाएगा श्लोक नंबर। थैंक यू और मैम। कोई डाउट? मैम मेरा दूसरा डाउट था, हाँ आपका हाँ जो लेक्चर था एआईपीजीटी स्ट्रेटेजी का, हाँ उसमें हाँ हाँ आपने जो मॉडर्न के लिए 3 बुक्स बताए थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ मैम, मुझे जानना है कि अभी जो टाइम चल रहा है उसमें मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम मॉडर्न का पार्ट कैसे कवर करें?
देखो आपके पास अगर गोविंद पारिक है तो गोविंद पारिक में भी कुछ कुछ मॉडर्न का पार्ट गिवन है, ठीक है। उसमें कुछ साइंस, जैसे जो भी क्लिनिकल साइंस होते हैं वो, क्योंकि कुछ ना कोई एक साइंस जरूर पूछा जाएगा। अब इतने सारे साइंस होते हैं, आप अभी बैठ के तो बहुत सब कुछ याद नहीं कर सकते हो ना। आप सब कुछ तो नहीं एकदम से याद कर सकते। तो आपको सिर्फ ये फोकस नहीं करना कि नहीं मैं बैठूंगा अभी और मैं सारे सब्जेक्ट कवर करूंगा। आप सिर्फ डेली 1 आवर या हाफ आवर या वन आवर इज इनफ। आप जो टाइम टेबल मेंटेन कर रहे हो, बना रखा है, 1 आवर आप सिर्फ रीड करो, ठीक है। आपके पास अगर गोविंद पारिक है, आप गोविंद पारिक में जो मॉडर्न का पार्ट गिवन है उसे रीड करो। साथ में जो भी मॉडर्न क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी मॉडर्न क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, तो उनको जस्ट आप रीड करो, है ना, पढ़ो उनको। तो 1 घंटा सिर्फ मॉडर्न पढ़ो, रैंडमली पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा सब्जेक्ट एकदम से पढ़ोगे। और क्योंकि जितने भी आपके पास बुक्स होंगी वो सब सब्जेक्टिव बुक्स होंगी, ठीक है। मेरे पास एक बुक है पर उसका पीडीएफ नहीं है, तो आई मतलब मैं कोशिश करूंगी जल्दी से उसका पीडीएफ बना के आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगी उसका पीडीएफ। उसमें हर एक सब्जेक्ट का, चाहे एनाटॉमी है तो आई थिंक 10 to 12 पेज के एनाटॉमी के रिलेटेड जो साइन या जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो गिवन है। ऐसे ही फिजियोलॉजी है, मेडिसिन है, गायनी ऑब्स है, तो इन सारे ही जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस वगैरह है वो उसमें गिवन है। तो उस बुक का आई ट्राई, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कहाँ रखा है। तो उस बुक का मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी, उसका पीडीएफ बना के दूंगी आपको। जब भी टाइम मिले आप बस उसे खोलो, ठीक है, प्रिंट करा लो चाहे, और खोल के बस उसको 2-3 पेज उसके रीड कर लो, ठीक है। उसको बैठ के याद करने की कोशिश मत करो, बस जस्ट कीप ऑन रीडिंग। डेली 1 आवर का टाइम रखो या हाफ एन आवर का टाइम रखो, आप उसको सिर्फ रीड कर लो, ठीक है। और कोई डाउट? अगर आप लोगों को समझ नहीं आया कुछ, आप वो भी पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर सकती हूँ। और अगर आपको मतलब मैंने क्योंकि फर्स्ट क्लास ली है आपकी, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत लग रही हो या अगर लग रहा है कि नहीं इस तरह से मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ या कोई डिफिकल्टी लग रही हो, आप वो भी मुझे बता सकते हो। मतलब अगर आप फीडबैक दोगे तो इट विल बी एनकरेजिंग फॉर मी ऑल्सो। मुझे पता चलेगा कि हाँ किस तरह से मुझे चेंजेस करने हैं, या हो सकता है मैं कुछ और बेटर, अगर आप चाहते हैं और कोई तरीका अपनाना है, क्योंकि मुझे जिस हेलो तरह से मैम। समझ आती थी चीजें। हाँ यस। हाँ मैम, वो बुक कौन सी है जो आपने बताई, ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? हाँ जी। जो आपने अभी बोल रहे थे ना, मैं पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा, वो बुक मतलब है कौन सी, ऑनलाइन हाँ मिल एक बार जाएगी? मैं देख के बताऊंगी। एक्चुअली मेरी सारी बुक्स के साथ एक साथ रखी हुई है, तो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। अगर ऑनलाइन मिल जाती है अच्छा। आई हाँ हाँ, लेट यू नो, मैं देख के बताती हूँ राइटर का नाम। एक्चुअली वो ठीक। बुक है जो नीट पीजी होता है एमबीबीएस वालों के लिए, उन्हीं के लिए ही है वो अच्छा। बुक। लेकिन वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में है, मतलब उसमें बहुत जैसे हम्म 10 to 12 15 पेजेस ही हर एक सब्जेक्ट के है। तो टोटल आई थिंक 15-16 सब्जेक्ट उसमें कवर है। सारे मेडिसिन, अच्छा। पीडिया, एनेस्थीसिया, सारे ही सर्जरी, सारे सब्जेक्ट कवर है उसमें। कुछ कुछ पेजेस गिवन है। तो उसका मैं राइटर का नाम बता दूंगी। ऑनलाइन मिलता है तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, और जस्ट इन केस अगर नहीं, मैं खुद चेक कर लूंगी, अगर ऑनलाइन नहीं मिलता है तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी उसको आपका, ठीक है, बना के। और मैम जो गोविंद पारिक में जो करेक्शन है, उसके अलावा कोई मतलब हो सकता है कि आंसर की में कोई मिस्टेक हो? किसमें? जो मैं करेक्ट समझी नहीं क्या? गोविंद पारिक में जो मतलब करेक्शन दे रहे थे ना पीछे, हाँ गोविंद हाँ पारिक हाँ की हाँ बुक, हाँ उसके हाँ अलावा हाँ भी हाँ। तो मिस्टेक होगी ना मतलब आंसर की में, या फिर मैं समझी नहीं, मैं आपकी बात को समझी नहीं। मतलब गोविंद पारिक में जो करेक्शन दे रखा है पीछे वो? करेक्शन दे रखे हैं, हाँ उसके अलावा हाँ। कोई मिस्टेक नहीं है आंसर की में? जो भी पुराने पेपर्स हैं उनकी जो आंसर की अच्छा दे रखी आंसर, है? नहीं नहीं, होती है, ऐसा नहीं है। है जब ना? मैंने खुद सॉल्व किया था, मैंने गोविंद पारिक 2 बार सॉल्व किया था मैं एग्जाम से पहले। क्योंकि देखो अगर आप एक ही बार रीड करते हो, एक ही बार हर एक उसके पेपर को सॉल्व करते हो, तो आपको याद नहीं रहेगा। आप हो सकता है आपने उस टाइम पेपर सॉल्व किया, आपको लगेगा कि हाँ चलो अब तो मुझे याद रहेगा, बट आफ्टर फ्यू डेज 2-3 डेज आप भूल जाओगे उसको। तो एटलीस्ट कोशिश करो कि 2 बार कम से कम उसे रिवाइज कर लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसमें सारे ही आंसर की बिल्कुल करेक्ट है, कुछ कुछ है। आप बुक से, आपको जहां पे भी डाउट लगे आप फॉरन बुक से चेक करो, ठीक है। ऑथेंटिक जो भी संहिता है उनसे आप चेक करो, उनसे मैच करो। और थोड़े बहुत एरर तो नॉर्मल मेन एग्जाम में भी हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं है उसमें। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। और कोई डाउट? Ma'am, can you repeat before sloka number 8, ma'am? श्लोक नंबर 8? Before. हाँ हाँ, श्लोक नंबर 8 ना, जो आई थिंक
what श्लोक number 8, 5, 6. Before sloka number 8, ma'am. Can you repeat those slokas? Important. हाँ अच्छा, before श्लोक number 8 ना, which part you are talking Seventh. about? In 7th sloka, ma'am. Any हाँ, important thing? I just missed it, ma'am. अच्छा अच्छा, no, अच्छा you want, बस शुरू से बताओ ना, you want हाँ, ma'am. tell me First to from श्लोक 7th. हाँ, 1st to 7th ना, okay. Yes, Okay. ma'am. In first, para number 3, right? In para number 3, in last line, there's mention दोष आदि मान ज्ञानार्थम विमान स्थानम उपदेक्षयामो अग्निवेश, है ना? ये बताया हुआ है कि अग्निवेश has mentioned विमान स्थान, right? Okay. तो किस उद्देश्य से, what was his objective to mention विमान स्थान, ठीक? तो the objective was to the objective was to attain the man or the viman of dosh, right? तो दोष आदि मान का ज्ञान को जानने के लिए, दोष आदि के विमान को या दोष आदि के प्रमाण को बताने के लिए उस उद्देश्य से विमान स्थान को बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है? और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 6 रस होती है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये मैंने बताया, सबको पता ही है, इसमें कुछ वो अलग से है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो आगे दोषों का शमन बताया हुआ है। तो दोषों के शमन में आई हैव मेंशन्ड दैट राइट इन योर ओन बुक में इफ देयर इज अ anywhere in the blank spaces, do write that in there's a slight difference of sequence while mentioning the shaman कार्य of the dosh by Charak and by Kashyap and Ashtang Sangrah. तो first write by Charak. So Charak explained वात शामक जो दोष है वो है, जो रस है वो है मधुर, अम्ल, लवण, ठीक? मधुर, अम्ल, लवण वात का शमन करते हैं। पित्त का शमन के जो दोष के सीक्वेंस, द सीक्वेंस ही हैज टोल्ड इट इज मधुर, तिक्त, कषाय। एंड कफ शमन, कफ को शमन या कफ को हरने वाले जो दोष है उसके जो सीक्वेंस बताया है वो है कटु, तिक्त, कषाय। दिस इज अकॉर्डिंग टू चरक, राइट? दिस इज, वी ऑल नो, दिस इज आल्सो मेंशन्ड इन सूत्र स्थान। बट if you see in Kashyap and according to Ashtang Sangrah, they have mentioned there's a very slight differences in the sequence. Vat Shaman में Kashyap and Ashtang Sangrah says the sequence of Vat Shaman Ras is Lavan, Amla, Madhur. Amla is placed in between here. The place of Amla is same. It is in between Lavan and Madhur. But Lavan and Madhur, they are exchanged in sequence according to Kashyap and Ashtang Sangrah. तो Kashyap और Ashtang Sangrah के according Lavan, Amla, Madhur is the sequence. Again, for Pitta Shaman, according to Charak, I have mentioned it is Madhur, Tikt, Kashai, but according to Kashyap and Ashtang Sangrah, it is Tikt, Madhur, Kashai, right? Kashai place is same. The displacement is in between Tikt and Madhur. The sequence is Tikt, Madhur, Kashai. Then for Kaf Shaman, both the sequences are totally same. Katu, Tikt, Kashai by both Charak and by Kashyap and Ashtang Sangrah. So that's all I have explained before shlok number 7. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Any more doubt? Any more query? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं मुझे पूछना नहीं था कुछ डाउट, वैसे जो आपने पढ़ाया मेरे लिए तो बहुत सफिशिएंट है और काफी अच्छा समझ में आया मुझे। आई होप आप ऐसे ही पढ़ाती जाएं। Okay. बस बट ये है कि मुझे कुछ जानना था आपसे। जैसे आपने अपने टाइम में जैसे प्रिपरेशन की थी तो वो बुक से ही की थी या आपने कुछ नोट्स बनाए थे ऐसे? नहीं, मैंने बुक से ही पढ़ा था। जहां जो चैप्टर्स मुझे डिफिकल्ट लगते थे या लगता था कि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने वो सिर्फ उनके नोट्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल जो अन्य द्रव्य वाला अध्याय है सूत्र स्थान का, ठीक है, मैंने सिर्फ उसके नोट्स बनाए थे क्योंकि वो बहुत सारे थे। वो अन्य द्रव्य के हर एक जो शुभ धान्य, शमी धान्य और उन सब में उसका जो बेस्ट बता रखा था, उसका अवर बताया हुआ था, उसके गुण वो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था। तो सिर्फ मैंने उसके नोट्स बनाए थे।
और क्योंकि सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी पढ़ना था हमें, सुश्रुत सूत्र स्थान जो 44 और 45 चैप्टर है उसमें भी उदक जो भी जल, अलग अलग लिक्विड्स के गुण वगैरह बताए हैं, अलग अलग धान्य के गुण बताए हैं, फलों में, मांस में, सब कुछ के, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, तो मैंने सिर्फ उन चीजों के नोट्स बनाए थे। इसके अलावा अग्र प्रकरण के नोट्स बनाए थे, और मैंने अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान और निदान स्थान जो है वो नोट्स में पढ़ा था, वो नोट्स बनाए थे क्योंकि उसमें बहुत सारा नहीं पढ़ना था, क्योंकि चरक मेजर पोर्शन कवर करता है, तो चरक मैंने पूरी बुक से ही पढ़ी थी। हाँ, बस चरक के इंद्रिय स्थान के नोट्स बनाए थे मैंने, इसके अलावा किसी भी स्थान का मैंने नोट्स नहीं बनाया था चरक का, सब मैंने बुक से ही पढ़ा था। थैंक यू मैम। बस यही गुजारिश है कि आप जो भी ये पढ़ाएं हमको तो आप बस यही स्टैंडर्ड रखना जो आपने अपनी पढ़ाई में स्टैंडर्ड रखा था पढ़ने का, ताकि हमको हेल्प मिल सके आपके जरिए से। ओके, थैंक यू मैम। Ma'am, ओके। how many Yes. questions can we get from Charaka Samhita, ma'am, in PG? Actually, it is not fixed by चरक संहिता only. Actually, जब हम सिलेबस देखते हैं, जो AIPGT का सिलेबस देते हैं वो, तो सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज गिवन है कि काय चिकित्सा से 3 क्वेश्चन आएंगे, कुमार वृत्ति से 2 क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से है, राइट? तो सब्जेक्ट वाइज गिवन है। लेकिन अगर हम इफ वी टॉक अबाउट ओनली चरक संहिता, तो बृहत्तरी कंप्राइजेस ऑफ 60% 60 to 70% जो है वो बृहत्तरी से आएगा, 60%। तो बृहत्तरी में चरक भी है, सुश्रुत भी है, वाग्भट भी है। तो चरक संहिता बेसिक बेस मान के चलते हैं, क्योंकि चरक संहिता पहले अगर क्लियर होगा तभी हम उसके कंपैरिजन में वाग्भट और सुश्रुत पढ़ सकते हैं। अगर हमारा चरक संहिता बेसिक क्लियर नहीं होगा तो सुश्रुत और वाग्भट भी हम इतना इजीली नहीं पढ़ पाएंगे। चरक का जो भी पाठ हम पढ़ते हैं मोस्टली वो वाग्भट से सिमिलर ही होता है, बहुत ही कम कम चीजों का डिफरेंस है। सुश्रुत क्योंकि शल्य विभाग है, तो वहां पे शल्य की जो चीजें हैं वो डिफरेंट है। इसके अलावा जो चरक से रिलेटेड चीजें हैं वो वहां जहां जहां सिमिलैरिटी है वो हमें ध्यान में रखना है। तो बृहत्तरी की जो क्या आप सबको क्लास समझ में आया, या मतलब आपको डिफिकल्ट लगा? आप में से कोई कुछ अगर कहना चाहे एकदम, अगर आप साइलेंट रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको पिछले चैप्टर का पूछूंगी, तब तो आई विल कॉल आउट नेम्स, तब तो आप साइलेंट नहीं रह पाओगे, इसलिए आज ही पूछ लो मैम अगर कोई डाउट है इस चैप्टर में से। मैम आप बस थोड़ी सी स्पीड थोड़ा मीडियम रखना, बाकी सब कुछ आपका ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। Yes, yes. Could you please Yes. English, while teaching class, could you please use English language also? Because I am from Kerala, so Yes, yes. Okay, I'll try my best. I'll use both the languages. ठीक है? thank you. It will little bit lengthen the class, but it's all right because आप लोगों का समझना बहुत जरूरी है. It is very important to make you people understand. No matter where are you from. Yes, Pulkit. मैम थोड़ी बस स्पीड आप स्लो रख लो, बाकी ठीक है। ओके ओके, मतलब थोड़ी सी स्पीड का मतलब। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके देन, गुड। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। चैप्टर पढ़ जरूर लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे, साथ में प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे। ठीक, चलो, गुड नाइट, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।